हेलो बैंकर्स, आप सभी का स्वागत है CAIB संकल्प सीरीज में, जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग नवंबर 2024 के लिए। और यहां पे अगर हम बात करें तो मैं आपसे डेली मिलता हूं शाम को 9:45 पर ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट के लिए। आज हमारी जो इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी पर बेस्ड होगी, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ था उसी का आज हम नेक्स्ट पार्ट 2 करेंगे। और यहां पे हम लोग पढ़ेंगे ERG थ्योरी। ये एक पॉइंट रह जा रहा था जिसको डिस्कस करना चाहिए और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ERG थ्योरी की बात करें तो E का फुल फॉर्म एग्जिस्टेंस होता है, R का रिलेटेडनेस होता है और G का ग्रोथ होता है। यानी दिस theory is based on existence, relatedness and growth. So these are the three set of needs in the organization. Organization में इन्होंने 3 प्रकार की नीड को प्रपोज किया। जैसा कि हमने मैस्लो थ्योरी में पढ़ा था, 5 प्रकार की नीड वहां पर डिस्कस की गई थी, है ना। फिजियोलॉजिकल नीड, इसके बाद सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड या लव एंड बिलोंगिंगनेस, फिर हमने स्टीम नीड को पढ़ा था और हमने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो उन्हीं 5 नीड को यहां पर 3 नीड में कन्वर्ट किया गया है। और वो 3 नीड क्या है? एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ठीक है दोस्तों। 3 एस्पेक्ट्स होते हैं यहां पे। ERG थ्योरी वॉज एडवांस्ड बाय किल्टन एल्डेफर। किसके द्वारा लाई गई थी ERG थ्योरी? एल्डेफर साहब के द्वारा। एल्डेफर argued on the same line of Maslow that people have need in a hierarchy and that these need have important determinants of the human behavior related to work performance। किसी भी व्यक्ति के उसके वर्क में परफॉर्मेंस या वर्क परफॉर्मेंस करने के पीछे, उनके पीछे जो उस पर्सन की नीड होती है उनका सेटिस्फाइड होना जरूरी होता है। तो इसी नीड को उन्होंने यहां पे एल्डेफर साहब ने आर्ग्यू किया, जो कि मैस्लो में ये नीड ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी मैस्लो हायरार्की थी, कौन सी थी? मैस्लो हायरार्की में कितने प्रकार की नीड बताई गई थी? 5 टाइप ऑफ नीड। कितने टाइप की नीड बताई गई थी? 5 टाइप ऑफ नीड्स को डिस्कस किया गया था। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा ERG थ्योरी है, कौन सी थ्योरी? ERG थ्योरी यहां पे 3 टाइप ऑफ नीड को, 3 टाइप ऑफ नीड में नीड्स को डिस्कस किया गया है। यानी 5 प्रकार की नीड को 3 प्रकार की नीड में कन्वर्ट कर दिया गया। और किसी भी व्यक्ति का बिहेवियर, किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर होता है, क्या होता है दोस्तों? बिहेवियर होता है। ये अगर हम बात करें उनका परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस होता है। ये किसके ऊपर बेस्ड करता है दोस्तों? उनके ऊपर, जो उनके मोटिवेशन पर। किस पर? मोटिवेशन पर। और मोटिवेशन किस आधार पे आता है? जब किसी व्यक्ति की जो नीड होती है, अगर वो नीड सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो उनके अंदर खुद ही मोटिवेशन आता है और वो अपने वर्क में परफॉर्मेंस शो कर पाते हैं। ठीक है। तो यहां पे 3 प्रकार की नीड को हमें डिस्कस करना है। और ये 3 प्रकार की नीड फिर देख लीजिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो नीड है, एग्जिस्टिंग नीड होती है, एग्जिस्टेंस नीड होती है। दूसरा रिलेटेडनेस नीड होती है और तीसरी होती है ग्रोथ नीड। ठीक है दोस्तों। तो अगर आप मैस्लो हायरार्की की 5 प्रकार की जो नीड थी, जहां पर जो पहली और दूसरी नीड यानी फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड को डिस्कस करें तो ये हमारा एग्जिस्टेंस नीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी ये 2 नीड एक प्रकार की नीड में कन्वर्ट हो गई। वहीं पे जो स्टीम नीड और सोशल नीड है उसको रिलेटेडनेस नीड में कन्वर्ट कर दिया गया है। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड और स्टीम नीड का आधा पार्ट ये किस में लेके गए हैं? ग्रोथ नीड में। तो वहीं पर मैस्लो की जो 5 प्रकार की नीड थी उनको कितने में कन्वर्ट किया गया? 3 टाइप ऑफ नीड में। और ये जो 3 टाइप ऑफ नीड है वो है E, फिर है R और फिर है G। E को कहा गया है एग्जिस्टेंस, R को रिलेटेडनेस और G को कहा गया ग्रोथ नीड। ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार की नीड? 3 प्रकार की। अब इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एग्जिस्टेंस नीड की। द एग्जिस्टेंस नीड कंप्राइजेस ऑफ ऑल दोस नीड दैट आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड आर अ प्रीरिक्विजिट फॉर आ सर्वाइवल। यानी किसी व्यक्ति के सर्वाइवल में जो मुख्य जरूरतें हैं नीड की, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड आती है, इन दोनों को कंप्राइज करके एग्जिस्टेंस नीड को जारी किया गया है। ठीक है। फिर वहीं पे रिलेटेडनेस नीड की अगर हम बात करें तो जो रिलेटेडनेस नीड होती है वो रिफर करती है सोशल नीड दैट एन इंडिविजुअल सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद दोस्त फॉर हुम ही केयर। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो रिलेटेडनेस नीड है, रिलेटेडनेस नीड है वो रेफर करती है सोशल नीड को। सोशल नीड क्या होती है? सोशल नीड
वो नीड होती है जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा सीख की जाती है, क्या करने के लिए, रिलेशनशिप को स्टेब्लिशमेंट करने के लिए। और रिलेशनशिप भी उन लोगों से स्टेब्लिश किया जाता है जिनको उनकी केयर करनी होती है, जो लोग उनकी केयर करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें, सो दिस नीड कवर द मैस्लोस सोशल नीड एंड अ पार्ट ऑफ स्टीम नीड। तो ये वाली जो नीड होती है रिलेटेडनेस, वो क्या करती है, सोशल नीड को कवर करती है दोस्तों, मैस्लो हायरार्की के, और कुछ पार्ट ऑफ स्टीम नीड को भी कवर करती है। कौन सी नीड दोस्तों, रिलेटेडनेस नीड। ठीक है, नाउ ग्रोथ नीड की अगर हम बात करें तो ग्रोथ नीड क्या होती है, ग्रोथ नीड कवर्स मैस्लो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जो ग्रोथ नीड होती है वो किसको कवर करती है दोस्तों, मैस्लो की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है इसको कवर करती है, और सम पार्ट ऑफ स्टीम नीड को भी कवर करती है। कौन सी, ग्रोथ नीड। ठीक है, तो यहां पे मैस्लो की जो 5 नीड्स थी हायरार्की के अकॉर्डिंग, उनको कन्वर्ट किया गया है 3 नीड में। पहली नीड एग्जिस्टेंस नीड, दूसरी रिलेटेडनेस नीड, थर्ड होती है ग्रोथ नीड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम मोटिवेशन और बिहेवियर की बात करें, किसी व्यक्ति के मोटिवेशन और बिहेवियर में क्या संबंध होता है, तो देखिए सिंपल है, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज जनरली मोटिवेटेड बाय अ डिजायर टू अचीव सम गोल। सो किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो किस चीज से मोटिवेटेड होता है, उनके अंदर कोई गोल अचीव करने की डिजायर, इच्छा से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे इसको हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं अपनी नौकरी में ऊंचे पद पर जाना चाहता हूं, तो फिर मेरा बिहेवियर कैसा होगा, सभी से एक अच्छा व्यवहार होगा, मैं मोटिवेट रहूंगा किस चीज के लिए, अपने वर्क परफॉर्मेंस के लिए। तो किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो मोटिवेटेड होता है उनके द्वारा जो गोल उनको अचीव करना है, उस डिजायर से, उस इच्छा से। ठीक है दोस्तों, सो बिहेवियर इज आइदर एन एक्टिविटी और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। तो बिहेवियर को हम क्या कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की एक्टिविटी या एक्टिविटी की जो सीरीज होती है उसे हम बिहेवियर कह सकते हैं। वहीं पर ईच एक्टिविटी इज सपोर्टेड बाय मोटिवेशन, और उस व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली हर एक एक्टिविटी मोटिवेशन से सपोर्टेड होती है। ठीक है दोस्तों, सो इंडिविजुअल डिफर नॉट ओनली इन देयर एबिलिटी टू डू बट ऑल्सो इन देयर विल टू डू और मोटिवेशन। तो इनका कहना है कि जो ईच एक्टिविटी इज सपोर्टेड बाय मोटिवेशन, हर एक एक्टिविटी मोटिवेशन सपोर्टेड होती है। इंडिविजुअल डिफर्ड नॉट ओनली इन देयर एबिलिटी, जो व्यक्ति विशेष होते हैं वो अपनी एबिलिटी या क्षमता से डिफर्ड नहीं होते, वो सिर्फ इसी चीज से डिफर या अलग नहीं होते हैं टू डू, बट ऑल्सो इन देयर विल टू डू, अपनी इच्छा शक्ति कैसे क्या काम करना है इससे भी अलग होते हैं। सो यहां पे अगर हम बात करें वो अपने मोटिवेशन से भी अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, सो लोगों के बीच में जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो किस आधार पे दिखता है, 3 चीजों को यहां पे डिस्कस किया गया। पहला कि नॉट ओनली इन देयर एबिलिटी, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, अगर 2 पर्सन की हम बात करें तो इनके अंदर जो डिफरेंस देखने को आपको मिलता है वो सिर्फ एक ही चीज, किस आधार पे, सिर्फ एबिलिटी के आधार पे ही आपको डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। एबिलिटी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो विल टू डू, ठीक है, काम करने की इच्छा, इसके आधार पे भी डिफरेंस होता है, और मोटिवेशन के आधार पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मोटिवेशन और बिहेवियर कैसे रिलेटेड है, बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल इज जनरली मोटिवेटेड बाय डिजायर टू अचीव सम गोल। किसी भी व्यक्ति का जो बिहेवियर होता है वो जनरली आमतौर पर मोटिवेटेड होता है कि उनके द्वारा क्या गोल उनको अचीव करना है, उनकी इच्छा क्या है। ठीक है, सेकंड, बिहेवियर इज आइदर एक्टिविटी और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। बिहेवियर या तो कोई विशेष एक्टिविटी होती है या एक्टिविटीज की सीरीज होती है। थर्ड पॉइंट, अगर पर्संस के बीच में आप डिफरेंस देखना चाहें, उनके बिहेवियर में डिफरेंस देखना चाहें, तो सिर्फ एबिलिटी के आधार पे ही डिफरेंस की बात नहीं होती है, बट ऑल्सो इन देयर विल टू डू, उनकी क्या इच्छा है किसी काम को करने को, उसकी भी डिफरेंशिएशन उसके आधार पे भी दिखता है, और मोटिवेशन के आधार पे भी डिफरेंस दिखता है। तो आज की क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा। पहला हमने ईआरजी थ्योरी, ईआरजी थ्योरी क्या कहती है, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, सो जो मैस्लो की 5 नीड थ्योरी, जो मैस्लो हायरार्की की 5 नीड्स थी, उनको यहां पर 3 नीड में कन्वर्ट किया गया। मैंने आपको बताया कैसे कैसे कन्वर्ट किया गया है, साथ ही साथ मोटिवेशन और बिहेवियर का क्या संबंध है उसको भी हमने डिस्कस किया। तो यहां पर आपकी ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो खत्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जिसका नाम है मोटिवेशन टू द वर्क। किसी काम करने के पीछे क्या मोटिवेशन होता है उसको। सो मैनेजर शुड ऑल्सो नो
स्पेसिफिक वे एंड टेक्निक्स टू मोटिवेट एम्प्लॉइज इन देयर वर्क सिचुएशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर एम्प्लॉय वर्क कर रहे होते हैं, उस वर्क सिचुएशन में कैसे एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, वो सभी रास्ते और टेक्निक कौन जानते हैं दोस्तों? मैनेजर्स जानते हैं। मोस्ट ऑफ दीज टेक्निक्स आर प्रैक्टिकल इन नेचर। इनमें से मैक्सिमम जो टेक्निक होती है वो प्रैक्टिकली मतलब परफॉर्म की जाती हैं। कैन बी अडॉप्टेड बाय हिम, यानी मैनेजर्स के द्वारा इनको अडॉप्ट किया जाता है इन नॉर्मल कोर्सेज में। जैसे कहते हैं नहीं बहुत बढ़िया, क्या काम किया तुमने, ऐसे ही काम करना है, आपने एक मोटिवेशन दे दिया सामने वाले एम्प्लॉय को। सो सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली यूज कॉमन इंसेंटिव्स इन द ऑर्गेनाइजेशन आर, कुछ जो इंसेंटिव्स यूज किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मनी एक मोटिवेशन का, मनी का इंसेंटिव एक मोटिवेशन है। एप्रिसिएशन सेकंड टाइप ऑफ मोटिवेशन है। जॉब इनलार्जमेंट ये भी एक मोटिवेशन का काम करता है। जॉब इनरिचमेंट ये भी मोटिवेशन काम करता है। जॉब रोटेशन, है ना। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, तो ये सभी इंसेंटिव्स होते हैं, कॉमन इंसेंटिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे मोटिवेशन की तरह काम करते हैं किसी भी वर्क सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगर हम बात करें फैक्टर्स कौन कौन से कंट्रीब्यूट करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, किसी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहले एडुकेट एंड फेयर कंपनसेशन। यदि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनको फेयर और एडुकेट कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो वहां पर क्वालिटी वर्क लाइफ आपको देखने को मिलेगी। अ सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट सेकंड ऑप्शन है जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के लिए जिम्मेदार होता है। जॉब्स एम at developing and using employees skills and abilities, growth and security, job aimed to expanding employees capabilities rather than leading to their obsolescence। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एन environment in which employee develop self esteem and sense of identity। एक ऐसा वातावरण जहां पर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो सेल्फ स्टीम को डेवलप करता है और सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डेवलप करता है। वहीं पे प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट की बात आ जाती है एम्प्लॉय के लिए। सो राइट टू प्राइवेसी, डिसेंट, इक्विटी एक्सेट्रा। और फिर आ जाता है सेंसिबल इंटीग्रेशन ऑफ जॉब, कैरियर एंड फैमिली लाइफ एंड लीजर्स टाइम। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी वो फैक्टर होते हैं जो किसी भी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आई होप ईआरजी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन एंड बिहेवियर इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स कौन कौन से वर्क लाइफ के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। सो इनको आप पढ़िएगा और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मॉड्यूल बी से। तो इसी के साथ आज की क्लास में अब हम आपसे लेंगे विदा। थैंक यू वेरी मच।